हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम तुमको जो भाग 2 हमने तुमको कल के दिन बताया था। संपूर्ण भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे थे। तो मैंने तुमको कल क्या किया था कि जो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो भाग 1 था, उस भाग के 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में मैंने तुमको जानकारी दी थी। आज हम तुमको जो भाग 2 है, भाग 2 के बारे में आज उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आना है उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज फिर से देखना कंप्लीट। ठीक है, पूरा देखना और ये देखते रहिएगा। और ये हमने बताया कि 99% तुम्हारे लिए ये रामबाण का कार्य, ठीक है, का काम करेंगे और तुम्हें इसी आधार से अपनी तैयारी भी मतलब यानी करनी है। तो देखिए आज तुमको बताएंगे भाग 2। भाग 2 में भौतिक विज्ञान में कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो देखिए नंबर 1 पे टॉपिक आ गया तुम्हारा, इसमें ध्यान देना। देखना यहाँ पे क्रांतिक कोण। ठीक, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो। ठीक है, इसमें क्या आ गया कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो, ये इसमें पूछा गया। नंबर अगला है स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम ये पूछा गया है। ठीक, ध्यान देना, इसमें क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें स्नेल का नियम हो गया। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो है उसमें हम तुम्हें बताएंगे यहाँ पे तुम्हें यानी एक चीज में ज़्यादातर ध्यान देना है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इस बात में ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इसके बारे में आया है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं तथा इसके निवारण बताना है, इसका आरेख भी खींचना है। ये सब इसमें यानी पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात यानी ध्यान देना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है। ठीक, इसमें इस बात में ध्यान देना। और इसके बाद एक टॉपिक और इसमें है। ठीक है, अब हम इसमें एक टॉपिक और बताएंगे, अवतल दर्पण या ठीक है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। इस बात में ध्यान देना, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अब देखिए अवतल और उत्तल ये दो होते हैं, दोनों का एक ही है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, अगर एक कंप्लीट है तो दूसरा वो आसानी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखना अगला। ठीक है, अब हम इसके बाद उसमें आए अगले। देखना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। इस बात में ध्यान देना। ठीक, कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक जो फॉर्मूला हमने बताया था n अपॉन क्या होता है, n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर होता है। इसका निगमन तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत बार पूछा गया है। एक गोलीय जिस प्रकार से यहाँ पे अवतल दर्पण ना उत्तल दर्पण के लिए एक होता है, इसी प्रकार से थोड़ा इसमें भी है डिफरेंस। गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ, बस दोनों के चित्रों में अंतर है, थोड़ा डेरिवेशन में। आप एक कंप्लीट कर लेना, दूसरा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा टॉपिक क्या हो गया, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। राइट, इसके बाद देखिए जिसके बाद आगे देखिएगा नंबर अगला पॉइंट है, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, लेंस मेकर का फॉर्मूला। लेंस मेकर का सूत्र। ठीक, इसे ध्यान रखना, लेंस मेकर का सूत्र ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर के फॉर्मूले को विशेषकर तुम्हें ध्यान रखना है। 1/f बराबर n-1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2।
ये इसका डेरिवेशन ये निगमन होना चाहिए। मतलब जो लाइट का जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से तुम्हें एक ना एक 99% हर साल का नियम है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो लेंस मेकर का फॉर्मूला हो गया 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। नंबर अगला, इसमें देखिएगा पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के, ठीक है, इसमें देखिएगा पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र, इस बात में ध्यान रखना। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, जैसे x1 x2 बराबर f1 और f2। ठीक, ये होता है न्यूटन के, ये होता है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ये इसमें विशेष का ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए इस पार्ट में क्या क्या देखा था, गोली अवतल पृष्ठ पर, ठीक, गोली अवतल भी है उत्तल भी है। लेंस मेकर का फॉर्मूला देखा। इसके बाद तुमने पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। इस टॉपिक में इतनी चीजों को विशेष ध्यान रखना, ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चन को ही पूछा जा। अगला देखिएगा नंबर 7वां, कि नंबर 7वां क्या है। देखिए इसमें जो अगला हमारा टॉपिक है, तो उस टॉपिक में तुम्हें यहाँ पे एक चीज देखना विशेषकर, जो एक ये जो है जो ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में आई हुई है, और इसे ज़्यादातर ही यानी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें तुमको देखना है यहाँ पे प्रिज्म क्या है, देखना तुम्हें क्या है कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है, इसमें से भी यही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सूत्र का जो निगमन है वो तुम्हारा होता है n बराबर, यहाँ देख, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये जो है कि प्रिज्म क्या है, तथा सिद्ध कीजिए n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, और इस कई बार ये आया है, इसकी संभावना कुछ ज़्यादा है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान देना। ठीक है, कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म के बारे में पूछा गया है। राइट, अब इसके बाद हम अगले में चलेंगे, तुम्हें बताएंगे कि देखिएगा एक खगोलीय दूरदर्शी होती है, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी की रचना, ठीक है, रचना हो गया। रचना के बाद उसमें कहा है कि उसका आरेख हो गया, आलेख। ठीक है, तो आरेख के बाद उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। ठीक, और उसकी आवर्धन क्षमता, कौन, उसकी आवर्धन क्षमता। ये क्वेश्चन खगोलीय दूरदर्शी की रचना, आरेख और प्रतिबिंब में इतनी चीजें तुम्हें यहां से कंप्लीट यानी करना है। ठीक, क्या क्या, खगोलीय दूरदर्शी की रचना, इसका आरेख खींचना पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब, ठीक है, कि इसके प्रतिबिंब का बनना, और इसके बाद इसमें आवर्धन क्षमता क्या होती है, इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और जब कहां पे हो, अनंत पर हो। 9वां इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और एक होती है खगोलीय दूरदर्शी, एक होती है परावर्तक। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तुम्हारी परावर्तक दूरदर्शी होगी। लिखना परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, या तो अच्छा, या इसकी रचना भी देखना है, इसकी यानी संरचना भी देखना है। ठीक है, और इसमें यानी प्रतिबिंब का बनना भी देखना है, और इसकी आवर्धन क्षमता भी देखना है, और इसका आरेख भी खींचना है। इसका जो आरेख है, कभी कभी क्या है कि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया कि परावर्तक दूरदर्शी, यानी परावर्तक दूरदर्शी है, जिसे कहते हैं परावर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं इसे, उसका किरण आरेख खींचिए। आरेख जानते हो, चित्र को कहते हैं। ठीक है, पहले आता था चित्र खींचिए, अब आता किरण आरेख खींचिए इसमें लिख करके। ठीक है, तो ये क्या है कि
तो इसमें दोनों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आने की संभावना किसकी है, तो नंबर 1 में जाएगा परावर्तक दूरदर्शी और नंबर 2 में जाएगी खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, इन दो में इतनी चीजों को तुम्हें विशेष करके ध्यान देना है। ठीक, अब इसके बाद इसमें देखना अगला 10वां नंबर, तो यानी 10वां नंबर में है एक क्या है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ये ध्यान देना, दूरदर्शी की विभेदन, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता मतलब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या है और तथा इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें में ध्यान रखना, ये चीजें पूछी गई हैं यहाँ पे। इतना टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, आगे आएंगे अब। ठीक है, देखेंगे 11वें नंबर का टॉपिक। ठीक है, इसमें देखिएगा, अब हम आगे चलेंगे। अब हम तुमको बताएंगे, देखिएगा, हाई गेंस का तरंग सिद्धांत। हाई गेंस का तरंग सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाई गेंस था जिसने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। तो आता है कि हाई गेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो 12वां टॉपिक है तुम्हारा, तो इसमें कि हाई गेंस के द्वितीयक, इस बात में ध्यान रखना, हाई गेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं, हाई गेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर, हाई गेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या, या प्रकाश की या फिर परावर्तन की व्याख्या। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। ठीक, ये हाई गेंस का तरंग सिद्धांत या हाई गेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, और परावर्तन की व्याख्या साथ में एक है अपवर्तन की व्याख्या। तो हाई गेंस ने क्या किया था कि द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या और प्लस में अपवर्तन की व्याख्या की। ये यानी परावर्तन और ना अपवर्तन, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों में से कोई ना एक तुमसे पूछा जाएगा। राइट, इसके बाद देखिएगा अगला टॉपिक जो है 13वें नंबर का, तो इसमें तुम्हें देखिएगा, इसमें देखना फ्रिंज चौड़ाई। क्या देखना तुम्हें? फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, इसमें देखना फ्रिंज चौड़ाई नाप कर, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। ठीक है, मतलब फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। इसके लिए देखो नंबर 2 है, एक होता है किसके लिए? दीप्त फ्रिंज के लिए, एक होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक, और एक होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। ठीक, एक हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए और एक हो गया अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक, ये है, ये बात, इस टॉपिक को ध्यान रखना। ठीक, कि यानी फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना, और एक हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए, एक हो गया अदीप्त फ्रिंज के लिए। फिर इसके लिए कोणीय चौड़ाई के लिए आता है इसका फॉर्मूला करके। तो वो फॉर्मूला जो है खाली तुमको उसको याद रखना है, उसका जो डेरिवेशन है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक, उसे को तुम्हें खाली याद करना है। कितना याद करना है? तुम्हें लिखना है W बराबर D लैम्डा अपॉन D। बस इस फॉर्मूले को, इतने को याद रखना है। इसकी जो उत्पत्ति थी वो यहाँ से हटा दी गई है इस 2024 के 23-24 के न्यू या सिलेबस से। ठीक, इसके बाद देखना 14वें नंबर का टॉपिक आ गया। ठीक, अब इसमें हम चलेंगे विवर्तन। तो विवर्तन में क्या है कि पहली बात तो यही कि विवर्तन से आप क्या समझते हो। ठीक है, विवर्तन क्या है या विवर्तन से आप क्या समझते हो? तो विवर्तन क्या है? और पतली, ये में है कि पतली एकल, ठीक, ध्यान है, पतली एकल झिर्री, इस बात में ध्यान है, पतली एकल झिर्री के कारण, पतली एकल झिल्ली के
कारण विवर्तन। किसका विवर्तन? प्रकाश का विवर्तन। इस पाठ में जो भी इंपॉर्टेंट है वो खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि विवर्तन क्या है। ठीक है, विवर्तन से आप क्या समझते हो, और एक पतली एकल झिल्ली के कारण विवर्तन। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आया और हम अगले टॉपिक में देखेंगे। उसमें हमने देखा है कि ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, किसका? ब्रूस्टर। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम क्या है, इस बात में ध्यान देना। ठीक, ब्रूस्टर का नियम क्या है ये पूछा गया। और एक इसमें संबंध है, उसको भी ध्यान रखना। आई पी प्लस आर बराबर कितना होता है? 90 अंश। इस संबंध को भी याद रखना। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है ये तुमसे पूछा, एन बराबर 10 आई पी होता है। और इसके बाद ब्रूस्टर का जो नियम है इस ध्यान में देना, तो ठीक उसे याद रखना। और आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश, इसको भी याद रखना है तुम्हें। ठीक, और इसमें अगली बात है जो मेलस का नियम है। मेलस का नियम, मेलस का नियम। ठीक, एक जो हो गया, और मेलस का नियम हो गया पोलेराइड। पोलेराइड। ठीक है, पोलेराइड क्या है? पोलेराइड से हम समतल ध्रुवीय प्रकाश कैसे उत्पन्न करेंगे। ठीक, ध्यान रखना। तो मेलस का नियम हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? पोलेराइड हो गया। अब इसके बाद अगले टॉपिक में चले हम। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारे कि देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या है? ध्यान देना, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति होगी कार्यफलन की परिभाषा हो गई। ठीक है, कि कार्यफलन की परिभाषा, ये दो देहली आवृत्ति की परिभाषा और कार्यफलन की परिभाषा, इतना इसमें ध्यान देना है, इस बात में ध्यान रखना। ठीक, कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन की परिभाषा, इसमें ध्यान देना। अब इसके बाद अगला देखना 18वें नंबर का टॉपिक क्या है। जो 18वें नंबर का टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आइंस्टीन। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इस पाठ का अगर जो भी पूछा जाने वाला अगर टॉपिक है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तुम्हारा 99% पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को ध्यान रखना। ठीक है, इसको ध्यान देना, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में। अब इसके बाद 19वां टॉपिक देखिएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाएंगे, हमने देख बोहर। ठीक है, यहाँ बोहर की 3 परिकल्पनाएं थी। बोहर की 3 परिकल्पनाएं, ध्यान देना इस बात में। बोहर की 3 परिकल्पना। जो बोहर नामक वैज्ञानिक थे उसने परमाणु की संरचना के लिए अपनी तीन परिकल्पनाएं, जिन्हें हम बोहर की परिकल्पनाएं कहते हैं या अभिगृहित के नाम से भी जानते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है बोहर, ऐसा है कि बोहर की त्रिज्या। ठीक है, एक जे बोहर की त्रिज्या का फॉर्मूला भी यानी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अगर इसे ना देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये देखना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। तो देखो इसमें अगर पूछा जाए तो बोहर की 3 परिकल्पनाएं और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इस पाठ का सबसे बेहतरीन और जो हर साल पूछा जाता है, जो आता है कुछ ना कुछ से पक्का पूछा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम बताया मैंने इसका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक में अगर पूछा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 वैज्ञानिकों ने देखा था, तुम्हें पता होगा। पहला क्या था? लाइमन। पहले क्या है? लाइमन श्रेणी, यहाँ पे लिखेंगे हम, लाइमन हो गया। ठीक है, नंबर दूसरी पाशन। ठीक है, नंबर अगली बामर। ठीक है, नंबर अगली चौथे नंबर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद और नंबर 5 में क्या होगी? फंड। क्या होगी? फंड।
तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हर साल इससे कुछ ना कुछ पक्का पूछा जाता है। इसलिए तुम इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर एग्जाम देने जाना तो इसके जाने के पहले तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जरूर देखना। ये 100% है, भले ही 2 नंबर का क्यों ना आए, लेकिन वो पक्का तुमसे जरूर पूछा जाएगा, इस बात में ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख भी कंप्लीट करना है, और उसमें जो 5 ही वैज्ञानिक थे, लाइमन श्रेणी, पाश्चन, बामर, ब्रैकेट और फंड, इन 5 वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था। इनके बारे में 100% देख करके जाना, नहीं तो ये पछताओगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक, ठीक 22 नंबर पे। अब हम आएंगे यहां पे, देखेंगे नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है। और इसके बाद हो गया द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, इसको ध्यान देना, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा और इसके बाद हो गया द्रव्यमान क्षति, ठीक है। इसमें तुम्हें को विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा और इसके बाद या द्रव्यमान क्षति, इनकी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, ठीक है। समस्थानिक क्या है, ठीक है। और ये यानी कितने प्रकार का होता है और इनकी विशेषताएं, इनकी क्या तुम्हें बताना है, विशेषताएं बताना है, ठीक। यहाँ से हो गया, ठीक। इसके बाद आगे आ जाइएगा, देखिए 24 नंबर का, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो देखिएगा, हमें इसमें देखेंगे एक है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर ध्यान रखना है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, ये इसी साल आया, चालक, अचालक, चालक हो गया, अचालक हो गया, और अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है, की व्याख्या। तो इस बात में ध्यान देना कि ये जो पार्ट है लास्ट का, इसका नाम है अर्धचालक तथा संधारित्र डायोड। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट से जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या, ये टॉपिक पूछा गया, पहले भी पूछा गया और अभी हाल पे भी पूछा गया। ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वे करंट वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। अब हम देखेंगे इसके बाद 25वां टॉपिक। तो 25वां टॉपिक क्या है कि एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और एक हो गया पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, इसे ध्यान देना, इनको नहीं भूलना, ठीक। पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, मतलब एन टाइप अर्धचालक क्या है और पी टाइप अर्धचालक क्या है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखना 26 नंबर का टॉपिक हमारा क्या है क्या नहीं है। तो इसमें देखना संधि डायोड क्या है, कि कहते हैं कि संधि डायोड क्या है, संधि डायोड क्या है, और इसमें 2 हैं। तो इसकी व्याख्या करना है। नंबर 1 पे है अग्र अभिनत पर, क्या अग्र अभिनत पर, ठीक है। संधि डायोड क्या होगी, एक होगी अग्र अभिनत पर, एक होती उत्क्रम अभिनत पर, उत्क्रम अभिनत पर, उत्क्रम अभिनत पर, ठीक। इस बात में ध्यान रखना कि संधि डायोड क्या है, और इसके लिए पूछा गया, एक होता है कौन, अग्र अभिनत पर, और दूसरी होती है कौन, उत्क्रम अभिनत पर। ये दोनों प्रकार से पूछी गई हैं, और दोनों ये बार बार, मतलब इस लास्ट का वाला जो यानी संधि डायोड जो पार्ट है, इस पार्ट से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। इस पार्ट में हम तुम्हें पक्का कह रहे हैं। अन्य पाठों के बारे में मैंने नहीं बोला 100%, लेकिन मैंने कहा कि संधि डायोड जो पार्ट है,
अर्धचालक, इस पार्ट से तुम्हें 100% बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा 27वां टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या है कि अब देखेंगे यहां पे हम एलईडी यह नया है। एलईडी क्या है, एलईडी की संरचना बतानी पड़ेगी, इसका सिद्धांत बताना पड़ेगा, इसकी कार्यविधि बतानी पड़ेगी। तो एलईडी के बारे में बताना है। इसके बाद जेनर डायोड, ठीक है, ये हो गया जेनर डायोड। एक हो गया सौर सेल। बस इसमें तुम्हें एलईडी, जेनर डायोड और सौर सेल, इतने यहाँ से इतने टॉपिक तुमको यानी कंप्लीट यानी करना है कि एलईडी क्या है, जेनर डायोड क्या है और सौर सेल क्या है। ठीक, इसमें पूछा गया है। और जो हो गया संधि डायोड क्या है, एन टाइप अर्धचालक हो गया, पी टाइप अर्धचालक हो गया, संधि डायोड में अग्रभ्रमक पर ठीक उत्क्रम संध। तो ये इतने जो टॉपिक हैं, ये जो संपूर्ण किताब के भाग नंबर 2 के इतने टॉपिक जो हैं, ये बार बार बोर्ड एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये तुमको बताए। अच्छा, एक अनुमान दिया है मैंने, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा नहीं कि 100% जी आएंगे, लेकिन एक अनुमान देते हैं। तो मैंने एक अनुमान दिया है, इस अनुमान के आधार से आप लोग पढ़िएगा और इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अन्य भी फोकस करना है, लेकिन इन पे कुछ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर तुम इनको पढ़ोगे तो 99% ये फंस के ही आएंगे, पेपर इससे तो दूर नहीं जाएगा जब उसी टॉपिक में ज़्यादातर आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादातर ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिएगा। और मेहनत करने वालों को कभी यानी कि हार नहीं होती है, जीत हर वक्त होती है। ठीक है, मेहनत करिएगा, फल अच्छा मिलेगा और आराम से लगे रहिएगा, इनको देखिएगा, पढ़िएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद।